नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका दीप ज्ञान सिंगरौली यूट्यूब चैनल पे। जैसे हम लोगों का वादा था कि हम लोग 1 जनवरी से आप लोगों को डेली क्लास प्रोवाइड कराएंगे, तो आज से इस यूट्यूब चैनल पे हम लोगों का पॉलिटी का पहला क्लास है और डेली आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जैसे कि मैं आज इस वीडियो के माध्यम से जिन बच्चों का परीक्षा अभी नज़दीक में है, एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए मैं एक केवल पॉलिटी का आर्टिकल वाइज केवल वो आर्टिकल 100 क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसको हम लोग आर्टिकल को पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे क्लास में। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम लोग क्लास की ओर और क्लास में देखते हैं कि आर्टिकल कैसे याद होते हैं और आर्टिकल को हम लोग पढ़ेंगे आज। चलिए, जैसे मैं बात करूं अनुच्छेद 1, तो जैसे भाग की बात करूं, भाग 1 में दिया हुआ है। भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया हुआ है। तो देखते हैं अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है, 2 में क्या दिया हुआ है, 3 में क्या लिखा हुआ है और 4 में क्या लिखा हुआ है। जैसे मैं बात करूं अनुच्छेद 1 की, तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है, संघ और उसका संघ का नाम और क्षेत्र। जैसे हम लोगों को पता है कि भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन सभी के बारे में वर्णित किया गया है अनुच्छेद 1 में। जैसे भारत का नाम इंडिया अर्थात भारत होगा, भारत राज्यों का संघ है, भारत का क्षेत्र शामिल करता है राज्यों के क्षेत्र को, संघ राज्य क्षेत्रों को, वे अन्य क्षेत्र जो भविष्य में भारत में सम्मिलित किए जाएंगे। तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है, भारत राज्यों का संघ है और उसका नाम लिखा हुआ है। बात करते हैं आगे, अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 2 में दिया हुआ है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद को अधिकार है कि वह नए राज्यों को भारत में शामिल करे या नए राज्य बनाए। यह राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमाएं आदि निर्धारित कर सकती है। जैसे अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है कि जब हम किसी भारत के क्षेत्र में नए राज्य को बनाते हैं या नए राज्य की स्थापना करते हैं, तो ये अनुच्छेद 2 में वर्णित है। और नए राज्य की स्थापना या नए राज्य को बनाने का जो पावर दिया हुआ है, शक्ति दी गई है, वो किसको दी गई है, वो संसद को दी गई है। अनुच्छेद 3 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 3 में क्या दिया हुआ है, राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन। मतलब संसद को यह अधिकार है कि किसी भी राज्य के क्षेत्र सीमा को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो संसद को यह अधिकार है, संसद ये क्या कर सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र सीमा को वो बढ़ा सकती है। ये किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, अनुच्छेद 3 में दिया हुआ है। चाहे वो नया राज्य बनाए, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाए या घटाए, राज्यों की सीमा में बदले, राज्यों का नाम बदले, ये सभी संबंधित, ये पावर किसके पास होता है, ये संसद का अधिकार होता है। मतलब नए राज्यों को बनाना, नए राज्यों की स्थापना करना, जैसे अनुच्छेद 2 में लिया हुआ है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं अनुच्छेद 2 और 3 में। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है नए राज्यों का प्रवेश, राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और यही अनुच्छेद 3 में क्या लिखा हुआ है, उनके राज्य, जो राज्य बन चुके हैं, जो राज्य अभी वर्तमान में है, उनके क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। उसमें वो भी पावर किसके पास दिया हुआ है, तो वो पावर किसके पास दिया हुआ है, संसद के पास है। अनुच्छेद 4 की बात करें, तो अनुच्छेद 4 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत, जो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो कानून बनेगा, वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, इन्हें साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। तो जैसे अभी हमने बात किया कि अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है नए राज्यों का स्थापना या भारत में प्रवेश। और अनुच्छेद 3 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है नए राज्यों की सीमा को बढ़ाना, घटाना या फिर राज्यों का नाम बदलना। तो ये सभी किसके पास है, पावर किसके पास है, संसद के पास है। तो संसद इसमें परिवर्तन जो करेगी, अनुच्छेद 2 और 3 में जो संसद परिवर्तन करेगी, इसको क्या नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा और इनको जो परिवर्तित किया जाएगा वो साधारण बहुमत से
पारित करके तो संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत द्वारा उसको पारित करके उसका नाम बदल दिया जाएगा। इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब आगे बात करें तो अनुच्छेद 5 भाग दो में अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया हुआ है। तो देखते हैं अनुच्छेद 5 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 5 में क्या लिखा हुआ है, संविधान प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति भारत में जन्मा है या जिसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा या जो कम से कम 5 वर्ष से भारत में रह रहा था, वह संविधान लागू होने पर भारत की नागरिकता माना जाएगा। मतलब अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति, जब भारत का संविधान बन रहा था उस समय क्या होता कि या फिर कोई व्यक्ति भारत में जन्म ले लिया है या उसके माता पिता भारत में कोई जन्म लिए हुए हैं या फिर 5 साल से ज्यादा भारत में निवास कर चुके हैं, भारत में रह चुके हैं, तो जो संविधान बन रहा था उस समय उनको संबंध में नागरिकता दी गई थी। तो अनुच्छेद 5 क्या बोलता है, संविधान प्रारंभ के समय नागरिकता, जब संविधान बन रहा था उस समय नागरिकता की बात कौन करता है, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 में क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता। मतलब जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए, यदि वे 19 जुलाई 1948 से पहले आए अगर भारत में, तो उनको क्या मिल जाएगी, स्वतः नागरिकता मिल जाएगी। यदि ये बाद में आए हैं तो उन्हें पंजीकरण के माध्यम से उन्हें क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। यह किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, अनुच्छेद 6 में लिखा हुआ है, पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या बोलता है, अनुच्छेद 5 ये बोलता है कि जब देश संविधान लागू हो रहा था उस समय भारत के लोगों की नागरिकता से संबंधित वर्णित है। और अनुच्छेद 6 में क्या लिखा हुआ है, जो पाकिस्तान से आए व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता दिया हुआ है। तो इसमें 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति भारत में आ चुके थे उनको कैसे नागरिकता मिल गई थी, स्वतः मिल गई थी। 19 जुलाई 1948 के बाद जो व्यक्ति भारत में आए थे उनको नागरिकता कैसे मिली, पंजीकरण के माध्यम से। आगे बात करते हैं, आगे बात अनुच्छेद 7 में क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान के व्यक्तियों की नागरिकता। जो पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो दो व्यक्ति क्या चले गए थे, भारत से पाकिस्तान में चले गए थे, उनके संबंध में अनुच्छेद 7 बोलता है, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया वह भारत, या फिर जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया या वह भारत नागरिक नहीं माना जाएगा, पर यदि वह परमिट लेकर लौट आया है तो वह नागरिकता संभव है। मतलब जो पाकिस्तान गए थे व्यक्ति, भारत से कहां चले गए थे, पाकिस्तान में चले गए थे, तो उनको क्या होगा, भारत की नागरिकता तो नहीं मिलेगी, स्वतः रद्द कर दी जाएगी। यदि वो परमिट लेके परमानेंट भारत में लौटते हैं कि मुझे भारत में ही बसना है, तो उन्हें क्या मिल जाती, उस समय मिल गई होती, नागरिकता मिल जाती। यह किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 7 में वर्णित है। अनुच्छेद 8 क्या बोलता है, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, जो व्यक्ति विदेश में रहते हैं पर उसके माता पिता या दादा दादी भारत में जन्मे थे तो वो पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता बन सकते हैं। ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा है, अन्य देशों की बात कर रहा है कि अगर आप भारत की नागरिकता अगर लेनी है तो उसमें अगर विदेश में रह रहे हैं, आपका कोई सगा संबंधी या रिलेटिव विदेश में रह रहा है लेकिन उनके माता पिता कहाँ के हैं, भारतीय हैं, या फिर दादा दादी कहाँ के हैं, भारतीय हैं, तो वो पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता को क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, यह अनुच्छेद 8 में वर्णित है। आगे बात करें अनुच्छेद 9 की। अनुच्छेद 9 क्या बोलता है, विदेशी नागरिकता लेने पर जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है वो भारत का नागरिक नहीं होगा, क्योंकि भारत की जो नागरिकता है ना, वो भारत की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है। अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं तो भारत की जो नागरिकता होगी वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है, यह अनुच्छेद
9 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 10 क्या बोलता है? नागरिकता का निरंतर बने रहना। अब भारत के नागरिक कैसे निरंतर बने रहेंगे, ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? ये अनुच्छेद 10 में लिखा हुआ है। जो व्यक्ति भारतीय नागरिक है वह कानून के अनुसार नागरिक बना रहेगा जब तक नागरिकता समाप्त न की जाए। मतलब जैसे हम लोग क्या हैं, भारत के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक हम लोग तब तक बने रहेंगे जब तक हमें सरकार द्वारा क्या नहीं किया जाएगा, हमारी नागरिकता को निरस्त नहीं की जाएगी, या फिर हम किसी अन्य देश की नागरिकता न ग्रहण कर लें, तब तक हमारी नागरिकता क्या रहेगी? बनी रहेगी। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह अनुच्छेद 10 में दिया गया है। अनुच्छेद 11 ये सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बनाए, नागरिकता देने, हटाने या संशोधित करने का निर्णय करे। ये अनुच्छेद किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 11 में लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 11 सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। भाग 2 का जो 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद 11 में ये लिखा हुआ है, संसद को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह आपकी नागरिकता को दे, समाप्त करे या फिर उसमें किसी प्रकार का संशोधन करे। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 11। आते हैं आगे। तो आगे बात करें जैसे अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या लिखा हुआ है? अब ये यहीं पे हम लोग 2 भाग पढ़ लिए, और भाग 3 में कितने अनुच्छेद हैं? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। तो भाग 3 में अब हम लोग आगे अनुच्छेद 12 में क्या लिखा हुआ है? राज्य की परिभाषा। राज्य में क्या क्या शामिल, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद व विधानमंडल व सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकरण। तो इनसे संबंधित जो परिभाषाएं लिखी गई हैं वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 12 में दिया गया है, मतलब राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में क्या लिखा हुआ है? मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता। अनुच्छेद 13 में क्या लिखा हुआ है? मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता, मतलब मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बने कानून अमान्य होंगे। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को हनन करे। तो ये अनुच्छेद जो हम लोगों को पहले मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वह संविधान संशोधन करके उसको हटा दिया गया 7वां, और हमारे अभी वर्तमान में जो है कितने टोटल मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो उनके संरक्षण में ये अनुच्छेद 13 क्या बोलता है? मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता, मतलब मौलिक अधिकार हमारे किसी भी समय ऐसा कानून नहीं बना सकते, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो हमारे मौलिक अधिकारों को क्या करे? अमान्य कर दे, या फिर राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों का हनन करे। तो ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 13 में लिखा गया है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर 18, जैसे अभी हमने आपको बताया कि हमें जो वर्तमान में हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वर्तमान में। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। एक हटा दिया गया था 7वां। तो उसी की बात करेंगे। पहला अधिकार है, मौलिक अधिकार है समता का अधिकार। ये किस अनुच्छेद से दिया हुआ है? अनुच्छेद 14 से 18 तक, है ना? समता का अधिकार ये किस अनुच्छेद से दिया हुआ है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया हुआ है। ये जैसे मैं अनुच्छेद 14 की बात करूं स्पेशली, तो कानून के समक्ष समानता, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि सभी व्यक्ति कानून के सामने समान हैं। मतलब कानून के नजर में अगर कोई किसी भी धर्म, जाति या समुदाय का है, या भी किसी स्तर पे अधिकारी वगैरह है, अगर वह किसी भी प्रकार का अपराध करता है तो जो कानून एक सामान्य व्यक्ति के लिए होगा वो उस व्यक्ति के लिए भी वही कानून लागू होगा। तो ये अनुच्छेद किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 14 में। इसमें कुछ विषयों में अपवाद होता है, जैसे राष्ट्रपति बोले, उपराष्ट्रपति बोले, सांसद वगैरह बोले, तो इनके लिए थोड़ा सा इसमें अपवाद वाली चीजें आती हैं। लेकिन कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है। सभी व्यक्ति को कानून के समक्ष क्या है? समान अधिकार है।
15 में क्या लिखा हुआ है? भेदभाव का निषेध। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। महिलाओं, बच्चे व पिछड़े वर्गों के विशेष प्रावधान संभव है। मतलब आप क्या कर सकते हैं? अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? आप किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? ये अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो रोजगार में समान अवसर, ये अनुच्छेद किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है। सरकारी नौकरी में समान अवसर, आरक्षण का प्रावधान। देखिए जैसे क्या है कि अभी नौकरी की तैयारी कर रहे हो आप लोग भी, जैसे नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, एक आरक्षण का जो प्रावधान है लेकिन सभी वर्ग जाति के लोग उस नौकरी के लिए उस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब वही बोल रहा है कि रोजगार के समक्ष समान अवसर, सभी लोगों को रोजगार का जो होगा वो समान अवसर मिलेगा, किसी को किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आरक्षण के प्रावधान के बाद आरक्षण सभी वर्गों जाति के लिए अलग अलग दिया हुआ है। अनुच्छेद 17 में क्या दिया हुआ है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब आप छुआछूत किसी के साथ नहीं कर सकते। अनुच्छेद क्या बोलता है? आप किसी भी जाति पात धर्म से आप छुआछूत नहीं कर सकते, ये उसका अंत करता है। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 17 में लिखा हुआ है। तो 17 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 17 में क्या लिखा हुआ है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता समाप्त, दंडनीय अपराध है। अगर आप किसी के साथ छुआछूत की भावना रखते हैं या छुआछूत करते हैं तो आप अपराध की श्रेणी में आएंगे और उसको अपराध होगा और आपकी सजा होगी। अनुच्छेद 18 में क्या लिखा हुआ है? उपाधियों का अंत, मतलब जैसे पहले राजा महाराजा किसी को कोई उपाधि दे दिया करते थे, तो ये क्या करता है अनुच्छेद 18? ये उपाधियों का अंत करता है कि राज्य का कोई उपाधि नहीं देगा। लेकिन सैन्य और शैक्षणिक के अलावा शिक्षा में उपाधि देने का प्रावधान अभी भी है और सेना में भी उपाधि देने का प्रावधान अभी भी है। और ये जो अन्य राजा महाराजा और अन्य तरीके से जो उपाधि दिया करते थे उनका अंत करता है अनुच्छेद 18। तो समान ये जो लिखा हुआ है कि समता का अधिकार पहला हमारा मौलिक अधिकार है। पहला मौलिक अधिकार क्या है? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया हुआ है। तो 14 में क्या लिखा हुआ है? कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में क्या लिखा हुआ है? भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में क्या लिखा हुआ है? रोजगार में समान अवसर। और 17 में क्या लिखा हुआ है? अस्पृश्यता का अंत। और 18 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 18 क्या बोलता है? उपाधियों का अंत। आगे बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा जो मुझे मौलिक अधिकार मिला है, दूसरा मौलिक अधिकार है उसमें क्या लिखा हुआ है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसका अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, इसका अधिकार लिखा हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये इसमें कितने अनुच्छेद लिखे हुए हैं? तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया हुआ है। देखिए जैसे अनुच्छेद 19 में क्या दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा, 19 जो अनुच्छेद 19 में लिखा हुआ है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। उसमें क्या दिया गया है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे पहला स्वतंत्रता, इसको ही बोलते हैं अनुच्छेद 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5) और 19(6). तो 19(1) में क्या लिखा हुआ है? बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। कैसी स्वतंत्रता दी गई है? कि किसी भी व्यक्ति को बोलने की आजादी है, अपनी बात रखने की आजादी है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता। अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण कोई सभा करना चाहता है तो उसको ये अधिकार दिया गया, वो स्वतंत्रता दी गई है। तीसरा, संघ बनाने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? संघ बना सकता है। चौथा, आवागमन की स्वतंत्रता। भारत के अंदर हम कहीं भी घूम सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता दी गई है। निवास की स्वतंत्रता, भारत में हम कहीं भी जाके बस सकते हैं,
व्यवसाय और पेशा की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? छह स्वतंत्रता दी गई है। 19A में ये लिखा हुआ है, 19(2) में ऐसे शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, 3 में संघ बनाने की स्वतंत्रता, 4 में आवागमन की स्वतंत्रता, 5 में निवास की स्वतंत्रता और 6 में पेशा या व्यवसाय की स्वतंत्रता। और 20 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 20 में क्या बोल रहा है? अपराधों से संरक्षण। अपराधों से संरक्षण, इसका मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति का दोष तब तक सिद्ध नहीं होता जब तक कानून उसे सजा नहीं देती और उसको आप दोषी नहीं कह सकते हैं। और 24 घंटे के अंदर अगर किसी भी प्रकार का आपका गिरफ्तारी हुई है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको पेश करना पड़ता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? पूर्व व्यापी दंड नहीं, मतलब जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आपको किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता। दूसरा, 2 बार सजा नहीं। अगर हमें एक बार किसी भी जुर्म की सजा मिल गई है तो उसी जुर्म की सजा हमें दोबारा नहीं मिलेगी। स्वयं के विरुद्ध गवाही, किसी भी व्यक्ति, अगर मैं अपने ही पक्ष में अपने लिए गवाही करता हूं तो यह न्यायालय में मान्य नहीं होता है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ है, अपराधों से संरक्षण। आगे बात करें अनुच्छेद 21 की, तो अनुच्छेद 21 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 21 में जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसको बोलते हैं प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का स्वतंत्रता। आप जीवन को कैसे जिएंगे, आपकी ये स्वतंत्रता है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जीवन से वंचित नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मुझे अपना जीवन जीने के लिए जीवन साथी चुनना है तो वो भी आपको अधिकार दिया हुआ है। मतलब आपको जीवन जीने का अधिकार, आपको पर्यावरण संबंधी स्वच्छ रखने हैं, हर प्रकार का जो जीवन और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। और ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A में क्या लिखा हुआ है? शिक्षा का अधिकार। इसको थोड़ा सा मार्क करेंगे और इंपॉर्टेंट भी है ये अनुच्छेद 21A क्या है? शिक्षा का अधिकार है। इसमें क्या लिखा हुआ है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं जो 6 से 14 वर्ष तक हैं तो उनको घर में ना रखें, उनको स्कूल भेजें। तो ये उनके लिए सरकार नियम बनाई है अनुच्छेद 21A में कि सभी बच्चों को क्या है? शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 22 क्या बोलता है? गिरफ्तारी के संरक्षण। मतलब गिरफ्तार व्यक्ति को, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी थाने से कोई लोग आते हैं और गिरफ्तार करके ले जाते हैं तो आपको ये अधिकार है उसका कारण जानने के लिए कि मैं क्या अपराध किया हूं जो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। वकील से मिलने को आपको अधिकार प्राप्त है। 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उन व्यक्तियों को पेश करना होगा। तो ये गिरफ्तारी के संबंध संरक्षण दिया हुआ है अनुच्छेद 22 में। आप लोग जान लीजिए, ये बहुत जरूरी है। गिरफ्तार व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? कारण जानने को, बिना कारण बताए कोई भी पुलिस वाला आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। आप उससे अपने अधिकार के संबंध में आप पूछ सकते हैं कि मेरा जुर्म क्या है, मैं किस प्रकार का जुर्म किया हूं जो मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। यह किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ है। आप अपने किसी भी जो भी जुर्म हुआ है उसके लिए आप वकील रख सकते हैं, आपके जमानत के लिए वकील रख सकते हैं और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उस जो भी आप गिरफ्तारी है उसको आपको पेश करना पड़ेगा। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 22 में। तो बात करें अभी कि दूसरा हमारा क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ था? 19 से 22 तक। 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी और 20 में क्या दिया है? अपराधों से संरक्षण। मतलब एक बार सजा किए हैं तो उसकी सजा भी हमें एक बार मिलेगी। दूसरी बात, 21 में क्या लिखा हुआ है? जीवन जीने की स्वतंत्रता दिया गया है। 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया है। अनुच्छेद 22 में क्या दिया हुआ है? गिरफ्तारी से संरक्षण, कि हम उसका कारण जान सकते हैं, वकील रख सकते हैं और 24 घंटे के अंदर हमें क्या करना चाहिए? मजिस्ट्रेट के अंदर वो पेश करे। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है हमें।
तीसरा मौलिक अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 23 से 24 तक। इसका मतलब जैसे कि अनुच्छेद 23 में क्या लिखा हुआ है? मानव तस्करी निषेध है, बेगार वह मानव तस्करी पर रोक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति को बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, किसी भी व्यक्ति का व्यापार आप नहीं कर सकते, ना बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। ये दोनों प्रकार का क्या है? जुर्म है। यह किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ है। बेगार व मानव तस्करी पर रोक। बेगार का मतलब क्या होता है कि आप किसी को बंधुआ मजदूर भी नहीं बना सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 24 क्या बोलता है? बाल श्रम निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक काम नहीं ले सकते। आप 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनको क्या फैक्ट्री वगैरह ऐसी जगह पे जहां पे जोखिम ज्यादा है वहां पे आप उनसे काम नहीं ले सकते। तो ये किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुच्छेद 24 में दिया हुआ है, बाल श्रम निषेध। तो ये हमारा तीसरा क्या था? तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो मुझे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तीसरा जो मौलिक अधिकार हो शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 से 24 दिया हुआ था। 23 में क्या दिया हुआ है? मानव तस्करी पर निषेध लगाया गया है, और 24 में क्या दिया गया है? बाल श्रम पर निषेध लगाया हुआ है। आगे बात करते हैं, ये हमें जो चौथा मौलिक अधिकार प्राप्त है, चौथा मौलिक अधिकार जो हमें प्राप्त है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार आप स्वतंत्र रूप से भारत के अंदर कर सकते हैं। तो ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 25 में क्या लिखा है? धर्म की स्वतंत्रता, धर्म मानने, पालन व प्रचार प्रसार की क्या है? स्वतंत्रता है। आप जिस भी धर्म से जुड़े हुए हैं, जिस धर्म को मानते हैं, उसको आपको अनुच्छेद 25 क्या करता है? स्वतंत्रता देता है कि आप उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से मान सकते हैं। अनुच्छेद 26 क्या बोलता है? धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, मतलब जो धर्म से जुड़ी संबंधित संस्था बनी गई हैं उनको इसमें स्वतंत्रता दी गई है कि वो धार्मिक कार्यों का क्या कर सकते हैं? प्रबंधन कर सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 26 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 27 में क्या लिखा हुआ है? धार्मिक कर का निषेध, मतलब धर्म प्रसार हेतु हमसे कोई भी, अगर मैं हिंदू जाति का हूं, हिंदू धर्म का प्रचार करता हूं, तो मुझे कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उसमें भी टैक्स देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। किसी भी जाति धर्म समुदाय से हैं तो धर्म का प्रचार करने पर किसी भी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यह किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 27 में लिखा हुआ है। 28 में क्या लिखा हुआ है? धार्मिक शिक्षा, सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अब जो भी गवर्नमेंटेड संस्थाएं बनी गई हैं, सरकारी संस्थान बने गए हैं, अगर किसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है तो धर्म से संबंधित किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है। आगे जो पांचवा दिया हुआ है, पांचवा हमको जो मौलिक अधिकार प्राप्त है उसमें क्या लिखा हुआ है? संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। मतलब ये इसमें कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 29 से 30 तक है। अनुच्छेद 29 में क्या लिखा हुआ है? संस्कृति की रक्षा, भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा। अनुच्छेद 29 क्या बोलता है? संस्कृति की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। जो भी आप भाषा है, जिस भी लिपि, मतलब जो आपकी कल्चर होगा, जो आपकी संस्कृति होगी, आप उसका क्या कर सकते हैं? रक्षा कर सकते हैं। ये किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 29 के तहत। 30 में क्या दिया हुआ है? अल्पसंख्यकों के अधिकार, शैक्षणिक संस्थान स्थापित व संचालित करने का अधिकार। जो भी हमारे भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको यह अधिकार प्राप्त है कि वो क्या कर सकते हैं? शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उसे संचालित कर सकते हैं, वो उनको अधिकार प्राप्त है। तो पांचवा जो हमें मौलिक कर्तव्य था, मौलिक अधिकार था, वो क्या था? संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार था, जिसमें अनुच्छेद 29 और 30 दिए गए थे। 29 में क्या लिखा हुआ है? संस्कृति की रक्षा, जिसमें आप अपने संस्कृति की क्या कर सकते हैं? रक्षा कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 में क्या लिखा हुआ है? अल्पसंख्यकों के अधिकार दिया हुआ है। शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना व संचालित करने का इसमें अधिकार दिया हुआ है।
आगे बात करें तो जैसे अभी हमें जो दिया गया था, ये अनुच्छेद हम लोग कहां तक पढ़ चुके, 30 तक पढ़ चुके। अनुच्छेद 31 की बात करें तो अनुच्छेद 31 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 31 अब लागू नहीं है, इसे क्या कर दिया गया है, निरस्त किया जा चुका है। पहले अनुच्छेद क्या था इसके बारे में भी जान लेते हैं कि अनुच्छेद, पहले जो अनुच्छेद 31 था उसमें क्या था, तो इसमें लिखा हुआ था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, हमें संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 31 में। यह सरकार किसी भी संपत्ति का कानून बनाकर ही ले सकती है। तो संपत्ति लेने पर मुआवजा देना अनिवार्य है। अगर सरकार के निर्माण में किसी भी प्रकार की संपत्ति अगर आपकी आ रही है तो उसमें आप किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगा सकते, सरकार उसके बदले आपको क्या देगी, मुआवजा देगी। तो पहले ये क्या था, संपत्ति का अधिकार था, इसको निरस्त कर दिया गया कि ये लोगों का अधिकार नहीं रहेगा और इसको हटा के संवैधानिक उपचारों का अधिकार बना दिया गया और इसको 300 अनुच्छेद 300A में रखा गया है। तो सरकार किसी भी व्यक्ति की अगर संपत्ति कानून बनाकर, मतलब आपका सरकार क्या कर सकती है, आपकी प्रॉपर्टी को डायरेक्टली छीन नहीं सकती आपसे, आपको कोई भी कानून बनाकर आपसे प्रॉपर्टी आपकी लेगी और उसके बदले आपको क्या देगी, मुआवजा देगी। अनुच्छेद 31 क्यों हटाया गया इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो भूमि सुधार जमींदार उन्मूलन में दिक्कत आ रही थी, इसीलिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 31 को, अनुच्छेद 31 जो दिया हुआ है वह संपत्ति, इसमें क्या लिखा था, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, हमें जो अधिकार प्राप्त था वह किस प्रकार का था, मौलिक अधिकार, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी, हम संपत्ति रखने का अधिकार था हमें, लेकिन जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाकर उसे अनुच्छेद 300A में वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो उसे कैसा अधिकार बना दिया गया है, वैधानिक या संवैधानिक जो बोले, तो ये किस अनुच्छेद में डाल दिया गया है, अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। आगे बात करें, आगे जो दिया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारा अंतिम अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 32 से 35 तक दिया हुआ है। 32 में, अनुच्छेद 32 में क्या दिया हुआ है, संवैधानिक उपचार दिया हुआ है, मतलब मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु न्यायालय जाने का अधिकार मिला हुआ है। इसे संविधान की आत्मा कहा, किसने कहा, भीमराव अंबेडकर ने कहा। जो भी हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, उन मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, अनुच्छेद 32 करता है। उसका किसी भी प्रकार का हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो इसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत अब सीधा कहां जा सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 33 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 33 में लिखा हुआ है सशस्त्र बलों पर प्रतिबंध, मतलब सैनिक के मौलिक अधिकार सीमित हो सकते हैं। सैनिकों के अधिकार, जो मौलिक अधिकार हैं, वो कैसे हो सकते हैं, सीमित हो सकते हैं। आम नागरिक के कंपेयर में जो सशस्त्र बल, जो सैनिक लोग हैं, उनकी जो मौलिक अधिकार है वो सीमित होंगे आम लोगों के कंपेयर में। अनुच्छेद 34 में क्या दिया हुआ है, मार्शल लॉ दिया हुआ है। मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ के दौरान अधिकारों में प्रतिबंध लगाया जाता है। और अनुच्छेद 35 क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 35 में क्या दिया हुआ है, संसद की शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है, मतलब मौलिक अधिकार को लागू करने हेतु कानून बनाने की शक्ति है। किसके पास शक्ति है, तो संसद की शक्ति है। मतलब अनुच्छेद 35 क्या बोलता है, अनुच्छेद 35 में दिया हुआ है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करने के संबंध में कानून बनाने का जो पावर दिया गया है, शक्ति दिया गया है, वो किसके पास है, वो संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है। ये किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, अनुच्छेद 35 में दिया हुआ है। आगे बात करें, अभी 3 भाग हम लोगों ने कंप्लीट किया। भाग 1 जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक था, और भाग 2 जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक था, और भाग 3 जिसमें अनुच्छेद
12 से 35 तक था। अब ये जो अगला दिया हुआ है ये भाग 4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भाग 4। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 36 से 51 तक। मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 जो दिया हुआ है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के बारे में बात करता है, उसी से संबंधित दिया हुआ है। अनुच्छेद 36 में क्या लिखा हुआ है? परिभाषा दिया हुआ है। तो भाग 4 में प्रयुक्त राज्य शब्द की राज्य का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 12 में दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 12 में हम लोगों ने देखा था राज्य की परिभाषा, तो वही चीज यहाँ पे भी परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 36 में बोल रहा है कि भाग 4 में प्रयुक्त राज्य शब्द का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 12 में दिया गया था। जो परिभाषा राज्य के संबंध में अनुच्छेद 12 में बताई गई थी वही जो परिभाषा किसमें होगी? अनुच्छेद 36 के तहत राज्य की परिभाषा होगी। अनुच्छेद 37 में क्या लिखा हुआ है? ये प्रकृति के बारे में। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है पर यह शासन के लिए मौलिक है और राज्य का कर्तव्य है इन्हें लागू करना। मतलब जो नीति निर्देशक तत्व हैं हम न्यायालय उसे क्या कर सकती है? नहीं बदल सकती। न्यायालय उसे नहीं बदल सकती। अनुच्छेद 37 क्या बोलता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय क्या करती है? नीति निर्देशक तत्व जो दिए गए हैं वो उसे नहीं बदल सकती। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 37 में लिखा हुआ है। आगे बात करें सामाजिक आर्थिक न्याय। कैसा न्याय? सामाजिक आर्थिक न्याय। यह किस अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 38 और 39 में वर्णित है। जैसे अनुच्छेद 38 की बात करें तो अनुच्छेद 38 में क्या लिखा गया है? लोक कल्याण। मतलब राज्य सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय आधारित व्यवस्था बनाए। मतलब जैसे लोगों को, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। तो ये लोक कल्याण की बात करता है। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 38 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 39 में क्या लिखा हुआ है? नीति के सिद्धांत। मतलब आजीविका के समान अवसर होंगे, आपको जीवन जीने के जो संसाधन होंगे उन सभी के लिए एक समान अवसर होंगे। मतलब कहने का कि अगर हम सांस ले रहे हैं तो क्या अगला व्यक्ति को सांस लेने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। अगर मैं पानी पी रहा हूं तो क्या अगले व्यक्ति को पानी पीने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। यह किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुच्छेद 39 में दिया हुआ है। नीति के सिद्धांत। संपत्ति का समान वितरण, लोगों के बीच संपत्ति का जो वितरण होगा वो समान होगा। धन का संकेंद्रण पर रोकना, कोई एक व्यक्ति सभी धनों को नहीं रोक सकता। पुरुष महिला के समान वेतन होगा। अगर महिला काम कर रही है और पुरुष सेम काम को कर रहे हैं, अगर मैं टीचर हूं, मुझे जितनी सैलरी मिल रही है, अगर कोई एक महिला टीचर भी है उनको भी मेरे इतना समान काम का समान वेतन दिया जाएगा। बच्चों के हित की रक्षा, ये सब किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 39 में दिया हुआ है। आगे बात करें कि अनुच्छेद 39A, इसमें क्या लिखा हुआ है? निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39A में क्या लिखा हुआ है? निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब गरीबों को न्याय हेतु मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी। अगर जिसके पास अपना एक वकील रखने के लिए, हायर करने के लिए पैसे नहीं होते तो वो सरकार उन्हें क्या करती है? सरकारी वकील प्रोवाइड कराती है। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 39A में लिखा हुआ है निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब कानून आप रक्षा के लिए आप क्या कर सकते हो? गरीबों के न्याय के लिए सरकार क्या करेगी? उसे मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करेगी। यहीं पे अनुच्छेद 40 में क्या लिखा हुआ है? ग्राम पंचायत की बात करता है। क्या लिखा हुआ है? ग्राम पंचायत। मतलब अनुच्छेद 40 में क्या लिखा हुआ है? ग्राम पंचायतों की स्थापना। ग्राम पंचायतों की स्थापना किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 41 में क्या लिखा हुआ है? कार्य शिक्षा व सहायता। मतलब
काम, शिक्षा और बेरोजगारी, बुढ़ापे में बुढ़ापे में सहायता। मतलब अगर आपको कार्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत होती है, वो अनुच्छेद 41 के तहत सरकार ये सब चीजें आपको देगी। जैसे बुढ़ापे में पेंशन वगैरह जो सरकार के द्वारा लाभ दी जाती है, तो वो ये एक प्रकार का क्या है, सहायता है। तो ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 42 में क्या लिखा हुआ है? कार्य दशाएं लिखी हुई हैं। मतलब मातृत्व राहत, उचित व मानवीय कार्य स्थिति। मतलब आप एक मानव के दृष्टिकोण से, जैसे आप मानव के दृष्टिकोण से वही काम करेंगे जो एक मानव के लिए उपयोगी होगा, जरूरी होगा। कहने का मतलब है कि मतलब मानवता आप बना के रखेंगे। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 42 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 42 में क्या है? कार्यदशा है मातृत्व राहत। मातृत्व राहत का मतलब होता है कि मातृत्व का मतलब माता या फिर मतलब माताओं से संबंधित दिया हुआ है। और उचित व मानवीय कार्य स्थिति, मतलब किसी भी विशेष परिस्थिति में आप मानवीय स्थिति, आपके अंदर की मानवता जो होगी वो स्थिर रहनी चाहिए, बचाए रखना चाहिए। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 42 में दिया हुआ है। 43 में क्या लिखा हुआ है? जीविका योग्य वेतन। मतलब मजदूरों को उतना वेतन दिया जाना चाहिए जिससे क्या कर सके, वो अपना जीवन यापन कर सके। अब महंगाई और वहां के रेट, जो भी महंगाई के स्तर को देखते हुए मजदूरों को क्या होगा? उचित वेतन दिया जाएगा। मजदूरों को उचित वेतन व जीवन स्तर, मतलब ऐसा वेतन दिया जाएगा जिससे मजदूर क्या कर सके? अपना जीवन यापन कर सके। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 43 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 43A में क्या लिखा हुआ है? उद्योगों में श्रमिक भागीदारी। मतलब उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होगी। श्रमिक मतलब मजदूरों की भागीदारी। कोई भी उद्योग बन रहा है, उद्योग चालू हो रहा है, काम शुरू हो रहा है, तो उसमें श्रमिकों, जो मजदूर होंगे, उनकी भी भागीदारी अवश्य होगी। यह किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुच्छेद 43A में लिखा हुआ है। मतलब अगर हम कोई उद्योग स्टार्ट करते हैं तो रोबोट के माध्यम से या मशीनरी माध्यम से बिना मजदूरों को रखे हम काम नहीं शुरू कर सकते हैं। उसमें क्या होगा? श्रमिकों की भागीदारी अवश्य है, जरूरी है। अनुच्छेद 43B में क्या लिखा हुआ है? सहकारी समितियां। मतलब सहकारी समितियां, जो भी सरकारी समिति बनाई जाएंगी प्रोत्साहन करने के लिए, छोटे रोजगारों को, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, जो सरकार अपने भी एक क्या बनाती है? समिति बनाती है, उनसे संबंधित दिया हुआ है। अनुच्छेद 43B में सहकारियों समिति से संबंधित है। अगला जो दिया हुआ है सामाजिक व न्याय शिक्षा, वो अनुच्छेद 44 से 46 तक दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 44 में क्या लिखा हुआ है? समान नागरिक संहिता। क्या लिखा हुआ है? समान नागरिक संहिता। मतलब पूरे भारत में समान नागरिक कानून लागू का प्रयास है। जैसे कि अगर आपको मध्य प्रदेश, भारत की एक तो नागरिकता प्राप्त होगी, एक समान नागरिकता का मतलब होता है एक समान कानून नागरिकता, कि आपको कोई और राज्य में जाएंगे तो कोई अलग से कोई कानून व्यवस्था नागरिकता से संबंधित नहीं होगी। जो आपको नागरिकता प्राप्त है वो पूरे भारत में क्या होगी? मान्य होगी। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 44 में लिखा हुआ है। मतलब समान नागरिक संहिता दिया हुआ है। अनुच्छेद 45 में क्या लिखा हुआ है? प्रारंभिक शिक्षा। इसकी बात करता है प्रारंभिक शिक्षा। मतलब 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल व शिक्षा कौन करेगी? सरकार करेगी। और आप लोगों का, उनके माता पिता का दायित्व होता है कि अगर वो जीवित हैं तो उन बच्चों को क्या करें? स्कूल भेजें और उनकी परवरिश अच्छे से करें। यह किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुच्छेद 45 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 46 में क्या लिखा हुआ है? कमजोर वर्गों की सुरक्षा, जैसे ST SC व पिछड़े वर्गों की शैक्षणिक व आर्थिक सहायता। सरकार क्या करती है? जो भी ST SC बच्चे हैं या OBC वाले हैं, जो पिछड़े हैं, जिनको आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको क्या करती है? शिक्षा से संबंधित उनको क्या करती है? सुरक्षा देती है, हर वर्ग में छूट देती है, चाहे वह विधिक, मतलब चाहे वो आपको स्कॉलरशिप के रूप में दे या फिर कहीं एडमिशन के रूप में दे या फिर हॉस्टल, इस तरीके से जो सुविधाएं देती है। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 46 में। कमजोर वर्गों की सुरक्षा करती है। शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान के लिए, मतलब कि वो पढ़ लिख के क्या करे? एक मजबूत व्यक्ति बने। अगला जो है पर्यावरण व विरासत।
पर्यावरण व विरासत, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 47 से 49 तक में है। मतलब अनुच्छेद 47 में क्या लिखा हुआ है? पोषण व स्वास्थ्य, मतलब पोषण स्तर व जन स्वास्थ्य में सुधार, नशीले पदार्थों पर रोक। देखते होंगे आप लोग कि आप लोगों के जो अगल बगल होगा गांव घर में आंगनवाड़ी केंद्र जुड़ा होता है, उसमें क्या होता है, बच्चों को बुलाया जाता है और बच्चों को पोषण संबंधी आहार दिए जाते हैं, दलिया वगैरह, और जो भी गर्भवती महिला होती है उनको भी बुलाया जाता है, उनकी देखरेख की जाती है और जांच की जाती है। तो वही चीज बोल रहा है, पोषण व स्वास्थ्य, मतलब पोषण स्तर पर जन स्वास्थ्य में सुधार हो और नशीले पदार्थों पर रोक लगे, मतलब कि ऐसी दवाओं या फिर ऐसे पदार्थों को मार्केट में न बेचा जाए जो कैसी हो, नशीली हो। आगे ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 47 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 48 क्या लिखा हुआ है? कृषि व पशुपालन, मतलब सरकार आपको बढ़ावा देगी आधुनिक कृषि की ओर बढ़ने के लिए गाय व दुधारू पशुओं का संरक्षण। कहने का मतलब है कि जो भी पशु दूध देते हैं उनको आप मार के उनका मांस नहीं खा सकते, वो संरक्षण, उन पे प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब गाय व दुधारू पशुओं का संरक्षण सरकार भी चाहती है कि जो भी दुधारू पशु हैं उनको ना काटा जाए। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 48 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 48A में क्या लिखा हुआ है? पर्यावरण संरक्षण, मतलब पर्यावरण व वनों की रक्षा, पर्यावरण को बचाने के लिए दिया हुआ है। अनुच्छेद 48 क्या बोलता है? पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण व वनों की रक्षा। ये अनुच्छेद 48A में दिया हुआ है कि आप पेड़ गैर कानूनी तरीके से पेड़ को नहीं काट सकते और किसी भी प्रकार में पर्यावरण से संबंधित कोई भी ऐसे काम नहीं करेंगे जो हमारा पर्यावरण खराब हो। अनुच्छेद 39 क्या लिखा हुआ है? स्मारकों की सुरक्षा, जो ऐतिहासिक स्मारक हैं उनको, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो हैं उनको, जैसे ताजमहल वगैरह हो गया, लाल किला हो गया, है ना, कुतुब मीनार हो गया, ये सभी क्या है? राष्ट्रीय स्मारक है। तो इनको क्या करना चाहिए? सुरक्षा दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 39 के तहत स्मारकों की सुरक्षा दी गई है। आगे बात करें तो राज्यों के जो डीपीएसपी है उसमें क्या लिखा है? राज्य के अंतर्गत कर्तव्य, अनुच्छेद 50 से 51 तक। इसमें अनुच्छेद 50 में क्या लिखा हुआ है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी, मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, मतलब कार्यपालिका जो होगी वो न्यायपालिका के ऊपर किसी भी प्रकार का क्या नहीं कर सकती है? दबाव नहीं बना सकती है, वो अपने हिसाब से न्याय करेंगे। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 50 में लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 51 में क्या लिखा हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय शांति, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग, संधियों का सम्मान, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। अगर मतलब किसी अन्य देश या फिर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं? संधि कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग के लिए प्रस्ताव कर सकते हैं या फिर उससे समझौता कर सकते हैं, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आज हम लोगों ने टोटल 4 भाग कंप्लीट कर लिए और अनुच्छेद 1 से 51 तक हम लोगों ने पढ़ा। और कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही कंटेंट आपको डेली इस दीप ज्ञान सिंगरौली यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे। जो बच्चे नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। तो धन्यवाद, नमस्कार।